अभी तक हम लोगों ने कहानी में देखा था कि नीलू नाम का एक यहाँ नीलू की माता के विषय में हम लोगों ने देखा था कि लूसी उसका नाम है और अल्सेशियन जाति की थी और उसकी मित्रता एक दुकान में आने जाने के क्रम में उसकी मित्रता भोटिया कुत्ता से हो जाती है, एक जो कहीं से भटक करके उस दुकान पर पहुंच गया था। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहानी में। तो कहानी में उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। तो यहाँ पर लूसी जिस समय उसकी मित्रता हुई उस भोटिया कुत्ता से, उसी साल उसने सर्दी के समय 2 बच्चों को जन्म देती है और उसमें से एक की मृत्यु हो गई ठंड के कारण, यानी शीत के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन दूसरा जीवित था और उस ठंडे परिवेश में, परिवेश का मतलब वातावरण में, वहाँ की ठंड से वो जूझने लगा यानी संघर्ष करने लगा था अपने जीवन के लिए। 4-5 दिन तक तो लूसी उस बच्चे के साथ ही रही, लेकिन 4-5 दिन का हो जाने के बाद लूसी फिर से बच्चे को छोड़ करके दुकान तक आने जाने लगी थी। एक संध्या के छुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो 4-5 दिन के बच्चे को छोड़ करके वो दुकान फिर से आना जाना शुरू कर देती है, लेकिन संध्या के समय झुटपुटे में, यानी कि जब अंधेरा घिरने लगा है, उस समय लूसी फिर से दुकान लूसी को जाना पड़ा और इस बार वो इस तरह से गई कि लौट नहीं पाई। और कारण यह था कि शीतकाल में यानी ठंड के कारण घ्राण शक्ति, घ्राण का मतलब है सूंघने की शक्ति का कुछ कुंठित हो जाना, कुंठित होना यानी कि कम हो गया। तो कुत्तों की ठंड में जो है कुत्तों की सूंघने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है और इस कारण से कुत्ते जो हैं लकड़बग्घों के आने की गंध यानी उनकी महक पाने में असमर्थ रहते हैं, यानी उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि आसपास लकड़बग्घे उन्हें उन पर हमला करने के लिए ताक लगा करके बैठे हुए हैं और इस तरह से वे अनायास ही उनका भोजन बन जाते हैं। आहार का मतलब होता है, अनायास का मतलब अचानक उनका भोजन बन जाना। तो लूसी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। यानी अभी जिसके सभी कोई लूसी के लिए रोए, यानी आसपास जितने भी लोग थे, क्योंकि लूसी जो थी, लूसी किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करती थी, वो पूरे उस पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए वो कार्य करती थी। जो भी उसे दुकान तक भेजता था वो उनके लिए सामान लाने का कार्य करती थी और लूसी इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ गई थी। तो ये अल्सेशियन कुत्तों का स्वभाव होता है कि अगर उनका कोई मालिक उन्हें नहीं मिलता है, अगर कोई एक मालिक नहीं मिलता है, तो वे साझेदारी में, यानी कि सबों के साथ साझेदारी में सभी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, यानी सभी के स्वामी भक्त हो जाते हैं। और लूसी के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि उसे कोई मालिक नहीं मिला था, कोई एक मालिक। तो ये वहाँ पर्वत पे रहने वाले उस इलाके में उत्तरायण दिशा के लोगों के लिए, ये सबों के लिए ये साझा के रूप में एक
कार्य करने की जिम्मेदारी इसने ले ली थी। और जब उसकी मृत्यु हुई तो वहाँ के सभी निवासी उसके मौत पर रोए, सबों को दुख हुआ। लेकिन जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था, यानी कि उसका जो बच्चा था, उसे सबसे अधिक रोना था, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ा धक्का था कि एक बच्चे को उसकी माँ की मौत हो जाती है। एक बच्चे की माँ की मृत्यु होना सबसे बड़ा, बच्चे के लिए सबसे बड़ा धक्का होता है। तो यहाँ पर जिस बच्चे को दुख होना चाहिए था, उसको इस बारे में पता ही नहीं था कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अभी तो उस बच्चे ने जन्म लिया था और जीवन और मृत्यु के बारे में तो वो जानता भी नहीं था, तो उसे तो कुछ पता नहीं था। और एक दिन पहले ही उसकी आँख खुली थी। तो अब वो माँ को तो अधिक नहीं जान पाया था, लेकिन उसे दूध चाहिए था क्योंकि वो भूख उसे लग रही थी। और इस कारण से वो ज़्यादा शोर, यानी कि भूख के कारण वो ज़्यादा शोर मचाने लगा, रोने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता। अब लेखिका ने उस बच्चे की जिम्मेदारी खुद पर ले ली और उसे दुग्ध चूर्ण का मतलब हो जाता है पाउडर मिल्क, जो हम लोग देखते हैं घरों में, कभी कभी हम लोगों के प्रयोग में भी लाया जाता है। तो दुग्ध चूर्ण से दूध बना करके उसे पिलाया जाता था। लेकिन तो भी भूख तो मिट जाती थी, पर अब दूसरी समस्या यह थी कि रजाई में वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहता। तो अब वो रजाई से ढक देने के बाद भी उसे माँ के पेट की गर्माहट नहीं मिल पाती थी, और इस कारण वो बच्चे छोटे रहते हैं तो अक्सर वे माँ के संग चिपक कर सोते हैं, माँ से सट के सोते हैं। उन्हें माँ के शरीर की गर्मी चाहिए होती है, और इस कारण से गर्मी ना मिलने पर वो रोते रहता था। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहां वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। यानी कि अब जब उन्होंने कोमल ऊन और अधबुना स्वेटर जो उसकी डलिया में रखने के बाद उसे गर्माहट मिलना शुरू हुआ, उसके शरीर को गर्माहट मिला, और तब उसे ऐसा भ्रम हुआ कि शायद माँ उसके पास आ गई है, और तब वो सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद के जैसा ही लगता था, यानी ऊन की डलिया में उसके शरीर पर भी रोए थे, तो वो उसके साथ ही बिल्कुल मिल करके, और लगता था कि वो भी ऊन का गोला ही उसमें ऊन के गोले के समान ही है। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। अब जब उस स्थान को छोड़ करके लेखिका वापस प्रयाग आती हैं तो उन्हें उसको भी साथ लाना पड़ा, क्योंकि वे उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थीं। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था, वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। यहाँ पर अब नीलू के विषय में है। नीलू के शरीर की संरचना कैसी थी उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, उसमें हम लोगों ने देखा था कि लूसी की संरचना कैसी थी। तो अब नीलू के शरीर की बनावट कैसी थी, तो उसके रोम जो थे भूरे, पीले और काले रंगों के मिलने से बना था। और ये जो था, ये 3 तरह का रंग जो था धूप छाही वाला हो गया था, यानी कि धूप पड़ने पर एक झलक मिलती थी, यानी एक रंग झलकता था, और छाह में जब वो जाता था तो दूसरे रंग का दिखता था, और जब दिए के उजाले में उसे देखा जाता था तो किसी तीसरे रंग की झलक उसमें दिखाई पड़ती थी। यानी 3 तरह के रंग उसके शरीर पर दिखाई देती थी। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी, यानी कान जो थे उसके, वे भी, उसकी चौड़ाई भी थोड़े अनोखे प्रकार के थे, जो
उसकी नुकीलेपन में कुछ नवीनता की यानी नयापन था, यानी अन्य कुत्तों से अलग था। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल, लंबोतरा यानी कि थोड़ा सा लंबे आकार का था लेकिन सुडौल था। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों के पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, यानी बहुत ही घना रोआदार उसकी पूंछ थी, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। कुंडली यानी कि मुड़ा हुआ। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे। अल्सेशियन कुत्तों के पैर थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन पंजे जो थे भोटिये के समान मजबूत, यानी यहाँ भोटिये के पंजे जो हैं बड़ी ही मजबूत होते हैं, तो उसके समान ये उसके पंजे मजबूत भोटिये के समान थे। चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे, यानी ये पूरा चौड़ा था उसके और मुड़े हुए नाखून से युक्त था। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के समान था, यानी रंग जो था, आंखों का रंग जो था वो शहद के समान था, जो धूप में तरल सुनहरा हो जाता और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। तो ये उसकी कुछ आकृति की विशेषता थी। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। स्तब्धता यानी कि शांति, यानी रात में जब चारों ओर शांति फैल जाती है, बिल्कुल शांत हो जाता है वातावरण, उस समय अगर वो भौंकता था तो पूरा जो वातावरण था आसपास का वो कंपित हो जाता था, यानी कांप जाता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, यानी लेखिका के लिए ये एकमात्र एक कुत्ता नहीं था, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे कुत्ते पाले हैं। किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित, यानी उनकी जो दिनचर्या या स्वभाव से रहित, उसके लिए अलभ्य यानी बिल्कुल ही दुर्लभ एवं अलभ्य दर्प यानी दुर्लभ दर्प, यानी उसके अंदर स्वाभिमान की जो अक्सर कुत्तों में नहीं पाया जाता है, वो गुण इसके अंदर उन्होंने देखा था। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। यानी उसका प्रिय भोजन भी अगर हो और उसे कोई फेंक करके, कोई अपमानित करके अगर उसे देता था तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। खाना तो दूर की बात है, तो उस खाने को वो नहीं खाता था, उसे उसके ओर वो देखता भी नहीं था। यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह उनके सामने नहीं आता। यानी मालकिन के सामने भी अगर कोई उसे झिड़क देता या डांट देता तो फिर वो जब तक उसको मनाया नहीं जाता वो अपनी मालकिन के सामने भी नहीं आता था। यानी उसे जब खाना देना था तो उसे प्यार के साथ दिए हुए खाने को ही वह ग्रहण करता था, और अगर कोई बेवजह झिड़क देता या डांट देता तो फिर वो, या फिर कोई अपमानित कर देता तो वो बिना मनाए, यानी कि बिना फिर उसको जब तक उसे फिर से प्यार से नहीं बोला जाता वो फिर सामने नहीं आता था। यानी वो बहुत ही स्वाभिमानी कुत्ता था। विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बारामदा ही रहा। यानी वो एक जगह निश्चित स्थान पर बैठा करता था, जो बाहरी बारामदा, घर के बाहरी जो बारामदा होता है उसमें वो बैठा रहता, जिसके ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वो प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता। निरीक्षण करना यानी कि जांच करना। मुझसे
मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। यानी वो हल्ला नहीं करता था, बल्कि बहुत ही शांति से इस संदेश को लेखिका तक पहुंचाने की कोशिश करता कि कोई उनसे कोई परिचित जो है मिलने आया है। जो यानी अक्सर कुत्तों का स्वभाव होता है कि भौंकना या हल्ला मचाना, लेकिन यहाँ नीलू बिल्कुल ही शांतिप्रिय था और वो अपने कामों को भी बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से करता था। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। तो जब वो लेखिका उनसे कह देती कि मैं आ रही हूँ, सुनने के बाद वो फिर जा कर के अपने जगह पर बैठ जाता था। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। अभी मेरे ख्याल से इतनी कहानी समझ में आ गई होगी